नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद उनके एयरबेस को तबाह किया, उनके 100 आतंकवादी मार दिए और उसके बाद उनको घुटनों पर ला दिया। और ये सारी चीजें दुनिया ने देखी। दुनिया तभी तो हमारे डिफेंस सिस्टम को सलाम ठोक रही है और रशिया जैसा देश हमारे साथ मिलकर आगे अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आती है महाराष्ट्र से, और खबर ये आती है कि महाराष्ट्र में भी एक स्ट्राइक हुई है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सुनने में आया है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जो राशन कार्ड चल रहे थे, ऐसे 18 लाख लोगों पर या उनके दस्तावेजों को मतलब खारिज किया गया है। क्या ये खबर सही है और क्या खबर है ये महाराष्ट्र को लेकर? महाराष्ट्र में इस समय घुसपैठियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चल रहा है। ठीक है। पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृहमंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश की सभी राज्य सरकारों को बोला, सभी मुख्यमंत्रियों को बोला है कि घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाइए। अब ये अलग बात है कि सरकारें, उन्होंने कहा तो सबसे एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ राज्य उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कुछ राज्य उसमें धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो यूपी में भी खूब जबरदस्त काम चल रहा है, घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। आप जरा सोचिए, 18 लाख फर्जी आधार, 18 लाख, और अभी तो इतने मिले हैं और कितने मिलेंगे। नम्रता जी, 18 लाख फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। मैंने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया और उस समय कहा कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, मतलब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब मिला के 5 करोड़ रहते हैं, तो लोग मानते ही नहीं थे। 2017 में इसको कोई विश्वास नहीं करता था। अब लोग विश्वास कर रहे हैं जब एक एक शहर से 60-60 हजार फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। रायबरेली से 52,000 अकेले। उत्तर प्रदेश का एक जिला रायबरेली, जहां पिछले कई वर्षों से सोनिया गांधी जी सांसद रही हैं, अब राहुल गांधी जी वहां सांसद हो गए हैं, वहां से 52,000 और 52,000 फर्जी आधार एक सेंटर से, एक ब्लॉक से, पूरे जिले से भी नहीं। तो अभी तो ये आपको 18 लाख मिले हैं महाराष्ट्र में, ये संख्या और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारा कानून महाघटिया है। दुर्भाग्यवश हम कानून बदलने पे चर्चा ही नहीं करते। अभी 18 लाख मिल गए, अब इनका क्या होगा? मुकदमा चलेगा। मुकदमे में सजा क्या होगी? कुछ नहीं। चलो, इन जिन्होंने आधार बनवाया इनको तो फिर भी थोड़ी बहुत सजा हो जाएगी। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए लेके आधार बनाया उनको क्या होगा? कुछ नहीं। वो जो मरकज और मदरसे के लोगों ने इनको मदद की आधार बनवाने में, उनको क्या होगा? कुछ नहीं। जो लोग बॉर्डर पे घुसपैठियों की मदद किए थे उनको कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो टूर ट्रेवल वाले बस में भर भर के लाए, उनको महाराष्ट्र में जाके छोड़े, उनको कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं, आप भारत में प्रवेश करने, भारत में रहने, भारत में डॉक्यूमेंट बनाने और भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए। इसको नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, हीनस क्राइम डिक्लेयर करिए। अपराध 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सामान्य अपराध, एक होता है सीरियस क्राइम, गंभीर अपराध, एक होता है हीनस क्राइम, जिसको कहते हैं जघन्य अपराध। मेरा मानना है, चूंकि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ यहाँ की जा रही है एक तरीके से भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए, और डेमोग्राफी में जो बदलाव होता है वो वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर होता है। अल्टीमेटली एक देश दूसरे देश पे जब हमला करता तो करता क्या? उसकी जगह पे कब्जा करता है ना, उसकी जमीन पे कब्जा करता है, उसके संसाधनों पे कब्जा करता है। वही तो कर रखा है। तो वही तो कर रहे हैं। ये भारत के लोगों के हिस्से का पानी पी रहे हैं घुसपैठिए, भारत के लोगों के हिस्से की रोटी खा रहे, भारत के लोगों के हिस्से का रोजगार छीन रहे, भारत के लोगों के हिस्से की जो जमीन है उस पर झुग्गियां बना के रह रहे। तो ये वेजिंग वॉर नहीं हुआ, इनडायरेक्ट वॉर नहीं हो तो क्या है? ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है। घुसपैठ कराना सबसे बड़ा देशद्रोह घोषित होना चाहिए, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। घुसपैठ एक संगठित अपराध है, सब लोग मिल के करते हैं, कई लोग इसमें शामिल होते हैं। कोई बॉर्डर पे अंदर कराएगा, कोई बस में उनको बैठाएगा, महाराष्ट्र तक छोड़ेगा या गुजरात तक छोड़ेगा, कोई आके उनकी झुग्गियां बनवाएगा,
फिर कोई एक आएगा सबके आधार बनवाएगा, फिर एक दूसरा कोई आएगा सबके राशन कार्ड बनवाएगा, तीसरा कोई आएगा सबके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, चौथा कोई आएगा सबके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, पांचवा कोई आएगा उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएगा, छठवां कोई आएगा उनके सबके जो है वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देगा, सातवां कोई आएगा सबका जनधन खाता खुलवा देगा, आठवां कोई आएगा सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना शुरू कर देगा, नौवां कोई आएगा उनको फ्री में राशन की दुकान तक पहुंचाएगा, राशन उनको दिलवाएगा। तो सही बात है, अकेले उस आदमी को क्यों पकड़ा जाए? ये 9 लोग। यस, मेरा मानना है हर घुसपैठिए के कम से कम 9 से 10 मददगार होते हैं। एक आदमी अगर घुसपैठ कर रहा है तो उसके 10 मददगार हैं। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करूंगा, ये जो 18 लाख आपने राशन कार्ड पकड़े हैं, इसमें से 100-200 लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। टेस्ट करके उनके मददगारों को पूछिए, उनके भाई नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट में, पॉलीग्राफ टेस्ट में पता चल जाएगा, बता देंगे भाई हमें बॉर्डर पे कौन लाया, बाकी कैसे कैसे किसने किसने मदद किया। उनके खिलाफ एनएसए लगाइए। हमारे पास एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दुर्भाग्यवश पॉलिटिकल कारणों से उसका यूज होता है। मनीष कश्यप एक वीडियो बना देते हैं तो तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप खिलाफ एनएसए लगा देती है। एनएसए लगाने के बाद 1 साल तक जमानत नहीं होती है। लेकिन घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगाया जाता। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उनके खिलाफ, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया जाता। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ मकोका नहीं लगाया जाता। घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है। दुर्भाग्यवश उनके खिलाफ और ये जाने अनजाने तो है नहीं, मैटर ऑफ चॉइस है। मैटर ऑफ चॉइस है, प्लान्ड क्राइम है। नहीं, ये प्लान्ड क्राइम है और ये काम किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए। इसमें जितने भी घुसपैठियों की मदद करने वाले हैं सबको फंडिंग आती है। कुछ को खाड़ी देशों से आएगी, कुछ को पाकिस्तान से आएगी, कुछ को हवाला के जरिए आएगी, कुछ को बैंक के जरिए आएगी। अदरवाइज ये बांग्लादेशी घुसपैठी इस पोजीशन में नहीं है कि वो सबको 10-10 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार दे दे। बिल्कुल, ये उस कंडीशन में नहीं है। वो तो नंगे भूखे हैं, वो नंगे भूखे हैं इसलिए तो यहाँ आते हैं, उनको प्लान वे में भेजा जाता है, उनको बड़े बड़े सपने दिखा के वहां से लाया जाता है। ये आज की डेट में अगर आप मोहल्ले में देखिए, जितने कूड़ा उठाने वाले हैं उसमें ज्यादातर घुसपैठी है। पेड़ के नीचे जो नाई बाल बना रहे हैं उसमें ज्यादातर घुसपैठी। नाई की दुकान में, सैलून में काम करने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। तो फिर ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना अश्विनी जी। हम अपने मोहल्ले पड़ोस में देखते हैं कि वहां अभी तक तो प्लेन ग्राउंड था, अभी झुग्गियां बन गई 2, 3, 4, 10, फिर हम 2-3 साल बाद देख रहे हैं तो और तो हम लोग भी तो सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें समाज का भी बहुत, समाज को लगता है कि हम क्या है, बहुत स्वार्थी हैं। हमसे मतलब आम जनता। हमारी जमीन पे झुग्गी बन जाएगी तो हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। हमारे घर के बगल में जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, या खेल का मैदान है, या गोचर जमीन है, या पार्क है, उस पर झुग्गी बन जाएगी, अरे क्या फर्क पड़ता है, हमारे जमीन थोड़ी कब्जा किया। ये जो एटीट्यूड है, क्या फर्क पड़ता है, ये शायद हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए ये एक तरीके से जहर है। ये एटीट्यूड कि हमारे घर पे तो कब्जा थोड़ी किया, पड़ोसी पे कब्जा किया है ना, हमारे खेत पे थोड़ी कब्जा किया, वो तो जो पब्लिक पार्क था उस पे कब्जा किया। ये जो एटीट्यूड है, और नतीजा ये हो रहा है, सड़क के किनारे झुग्गियां बनती जा रही हैं, आम जनता उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रही है, और जिनको वहां से झुग्गी हटाना चाहिए उन्होंने महीने का 2,000 रुपये बांध लिया है। घूसखोर कर्मचारी, उनको 2-2 हजार रुपये पर झुग्गी महीने मिल रहा है किराया, तो उनका काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन के बगल में झुग्गियां बन गई हैं, आम जनता शिकायत नहीं कर रही है, और जिसको तोड़फोड़ करना चाहिए उसको 2,000 रुपये महीने आ रहा है, तो वो भी शांत बैठा हुआ है। हाईवे किनारे हो, बस अड्डे के किनारे हो, जहां पे भी, एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, गलत काम हो रहा है और उस पर सरकारी कर्मचारी काम अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ये मान के चलिए उसको पैसा मिल रहा है। अगर झुग्गी बनी है बस स्टैंड के बगल में और वो झुग्गी हट नहीं रही है, तो यानी बस स्टैंड में 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको 2,000 रुपये महीने किराया आ रहा है। कोई भी काम, फर्जी आधार पैसे के लिए बनाया जाता है, फर्जी आधार राशन कार्ड पैसे के लिए वो लोग बनाते हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पैसा लेके बनता है, फर्जी वोटर आईडी पैसे के लिए बनता है, सारे के सारे फर्जी काम, जासूसी पैसे के लिए लोग करते हैं, गद्दारी पैसे के लिए लोग करते हैं, देश के प्रति
जो देश विरोधियों का जो करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, स्लीपर सेल का काम लोग पैसे के लिए करते हैं, मुखबिरी का काम, अल्टीमेटली सब पूरा खेल पैसे पे आके टिका हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि पहली बात तो बाहर की फंडिंग रोकी जाए, उस पर मेरी एक PIL है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर कि बैंकों के जरिए इनको फंडिंग आ रही है और RBI को खबर नहीं इस बात की, बैंकों मेरी PIL चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, वो FCRA बनाया 2010 में कांग्रेस ने, हमने खत्म नहीं किया। हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, हवाला कारोबार रुका नहीं है, तो फंडिंग बंद हुई नहीं है। कठोर कानून हमने खौफ पैदा करने वाला बनाया नहीं, तो इसलिए ये जो 18 लाख दिख रहे हैं ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सही। ये अभी तो 18 लाख मिले हैं और भी ज्यादा है। और ये तो सिर्फ महाराष्ट्र का कुछ जगह का आंकड़ा होगा जी। अभी तो जब बाकी राज्यों में इसी तरीके से जांच होगी तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। अरे मुंबई की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। दुनिया की भारत की जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है उसको धारावी कहते हैं, आपने सुना होगा, फिल्म बनी थी धारावी के ऊपर। अगर आप मुंबई में एयरपोर्ट से नीचे उतरो, ऐसे जब जहाज घूमना शुरू करता है तो नीचे आपको धारावी दिखाई पड़ती है। उस धारावी में पहले जो रेशियो था 80-20 था, 80% धारावी की झुग्गी में हिंदू थे, 20% गैर हिंदू थे। अभी वो रेशियो एकदम उल्टा हो गया, अभी 20-80 हो गया। मुंबई में जहां लगभग 90% हिंदू पहले हुआ करते थे, वो घटते घटते 65% पे आ चुके हैं। मुंबई में पहले एक एरिया था जहां पे हिंदू कम थे, अभी ऐसे 12 पॉकेट बन चुके हैं जहां हिंदू हैं, एकदम नगण्य हैं, और जो हैं वो भी कुछ दिन के अंदर पलायन कर जाएंगे। और वो क्यों? वो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी अकर्मण्यता के कारण। एक झुग्गी बनती है तो हम शांत रहते हैं, तो दूसरी झुग्गी बन जाती है। एक झुग्गी को हटाना आसान होता है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो वहां बहुत जल्दी वहां 20 झुग्गियां बन जाएंगी, और 20 झुग्गी को हटाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई वोट जीवी नेता के खड़ा हो जाएगा, अरे क्यों गरीबी गरीबी, वामपंथी आके खड़े हो जाएंगे, मानवाधिकार की दुहाई देने लगेंगे, सेकुलर दल आके खड़े हो जाएंगे, वो सेकुलरिज्म की दुहाई देना शुरू कर देंगे, तो हमला हो रहा है। ये हमारे देश में जो चल रही है उसके लिए बहुत हद तक घटिया कानून जिम्मेदार है, उसमें बहुत हद तक हमारी सोच जिम्मेदार है, उसके लिए बहुत हद तक न्यायपालिका जिम्मेदार है। क्योंकि न्यायपालिका, अब सरकार ने तो 18 लाख पकड़ लिया, सरकार क्या करेगी? कोर्ट जाएगी, कोर्ट में चलेगी तो 10 साल तो मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर होगा 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, 30 साल मुकदमा चलेगा। इनके खिलाफ जो लोग अभी गवाही दिए हैं थाने के सामने, इसमें से आधे गवाह खत्म हो जाएंगे, आधे गवाह परेशान हो जाएंगे। वो सोचे यार क्यों अपना टेंशन लेना, छोड़ो ना, रहने दो। आज की बिजी लाइफ में किसके पास इतना टाइम है कि वो गवाही पे देता रहे? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भारत घुसपैठ मुक्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करे, सुप्रीम कोर्ट अपनी जिन शक्तियों का उपयोग करके राष्ट्रपति को कहता है 3 महीने के अंदर फैसला करो, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मैं कह रहा हूं फर्जी दस्तावेज बनाना खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे अपनी शक्तियों का उपयोग कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं NRC किए बिना ही यहां से 80% घुसपैठिए भाग जाएंगे, 90% घुसपैठिए भाग जाएंगे, NRC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब सरकार को दुहाई देने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकार तो कर रही है, बाकी लोगों का क्या, बाकी संस्थानों का क्या? अल्टीमेटली वहां आके मामला न्यायपालिका में अटक जाएगा ना, फिर तारीख पे तारीख चलता है। अच्छा, उनके पास इतनी फंडिंग भी आती है कि बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाते हैं, वो तो लड़ लेंगे अपना केस। मैं तो यही देखता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में देखता हूं, हमारी PIL का विरोध करने के लिए ऐसे ऐसे वकील आ जाते हैं जो 20-20, 25-25 लाख रुपए लेते हैं। हमारी PIL का विरोध करने के लिए कभी भूतपूर्व मंत्री आ गए, कभी भूतपूर्व कानून मंत्री आ गए, कभी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री आ गए। अच्छा, इसका फर्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी पड़ता है भाई? अब कोई बहुत रिस्पेक्टेड मान लीजिए कोई लॉयर आकर खड़ा हो रहा है वहां पर, तो फर्क पड़ता होगा ना? नहीं, वो एक इंक्लाइनेशन तो रहता होगा। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे देश में अच्छे वकील का जो क्राइटेरिया वही गड़बड़ हो गया है। हमारे देश में अच्छा वकील किसको मानते हैं? जो आतंकवादियों को छुड़ा ले, जो आतंकवादियों को फांसी दिलवा दे, उसको बहुत अच्छा वकील नहीं मानते। आतंकवादियों को छुड़ाने वाले को अच्छा वकील मानते हैं, एकदम वो बड़ा वकील हो जाएगा, बड़ा वकील हो जाएगा। जो हत्यारों को छुड़ा ले, बलात्कारियों को छुड़ा ले, जिहादियों को छुड़ा ले, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को छुड़ा ले, और पैसा वहीं आता है। भाई, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है, गरीब आदमी, वो तो कहां पैसा दे पाएगा? वो बड़े वकीलों को तो नहीं कर पाए जो तथाकथित बड़े कहे जाते हैं। हाँ, लेकिन जिसने बलात्कार किया है, जिसका कारोबार चल रहा है, जिसका हुक्का बार खुला है, बियर बार खुला है, डांस बार खुला है, सट्टा बार खुला है, अनेक काम चल रहे हैं, वो पैसा दे देगा। वो तो 50 लाख फीस दे देगा, 1 करोड़ फीस दे देगा। और
ऐसे वकीलों के खड़े होने पे मुकदमों के फैसले को मैं देख रहा हूं कि लंबे भी खिंच जाते हैं। वो चाहते हैं जितनी तारीख लेना उनको तारीख भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत में ये जो घुसपैठ है उसका मूल कारण ये है कि हमारे पास एक पुलिस चार्टर नहीं है कि 3 महीने के अंदर जांच पूरी हो। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं है कि सारे जो प्रशासन है वो 3 महीने के अंदर फैसला कर ले। हमारे पास जुडिशियल चार्टर नहीं है कि 3-3 महीने के अंदर फैसला होना शुरू हो। ये घुसपैठ का एक बड़ा कारण है कि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। एक कोई PIL भी हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना सकते। आर्टिकल 20 का इंटरप्रिटेशन वो 1950 के हिसाब से कर रहे हैं, 2025 के हिसाब से कर ही नहीं रहे। अरे आज की डेट में हर व्यक्ति का डाटा कहीं भी किसी के पास है। अगर आपका फोन है, आपके पास आधार है, आपके पास ये चीजें हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ गए तो आपका सारा डाटा तो सोशल मीडिया कंपनी के पास चला गया। अगर ये हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। आज की डेट में जितना जहर लोग एयर पोल्यूशन के कारण ले रहे हैं, जितना मिलावटी खाना खा रहे हैं, तो दो इंजेक्शन लगा के अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो जस्टिस डिलेड है ना, इसका परिणाम है कि यहाँ घुसपैठ भी हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट भी बन रहा है। कानून कठोर हो और सजा खटाखट मिलना शुरू हो जाए तो खौफ पैदा होता है। खौफ पैदा होता तो अराजकता नहीं होती। जितनी समस्याएं भारत में, इसमें सारी समस्याएं। और तो भारतीय सेना ने भी कह दिया भय बिन होए जो आप बताते जो आप अक्सर बोलते हैं ये चीज। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के जिन देशों ने भगवान श्री राम का सिद्धांत भय बिन होए न प्रीत अपनाया, भगवान कृष्ण का सिद्धांत सठे साठम समाचरित अपनाया, और हमारे पूर्वजों का सिद्धांत लोहा लोहे को काटता है, ये हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे दादा परदादा भी कहते थे, उसको अपनाया, वहां शांति है। सिंगापुर देख लीजिए, कोई घुसपैठिया नहीं है, ठीक है। रूस में कोई घुसपैठिया नहीं है, जापान में कोई घुसपैठिया नहीं। क्यों? घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है, और पकड़े जाने पे 6 महीने के अंदर सजा हो जाएगी। यहाँ तो 60 साल लगेगा, 50 साल लगेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत विस्तार से हमने चर्चा की, और मुझे लगता है कि अभी सिर्फ महाराष्ट्र से एक 18 लाख का आंकड़ा सामने आया है। और ज्यादा जांच होगी तो और ज्यादा खुलासे होंगे, लेकिन इतना है कि फडणवीस सरकार तो अपना दायित्व निभा ही रही है, वो तो काम कर ही रही है, लेकिन आगे की जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इन घुसपैठियों को बाहर भगाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।